आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सेना और कोहली की भी है। पाकिस्तान को लेकर हुई सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली का भी जिक्र हुआ। कोहली ने आज ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। ऐसे में जब डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, तो उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कोहली को अपना भी हीरो बताया। डीजीएमओ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को साफ चेताया कि अगर दोबारा इधर नजर डाली तो भारतीय सेना के चक्रव्यूह से बिल्कुल भी नहीं बच सकेगा। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर कानपुर के एक परिवार ने अलग तरीके से सेना को सलाम किया। दरअसल यहाँ एक दंपति ने अपनी नवजात बेटी का नाम सिंदूरी रखा। अविन मिश्रा और उनकी पत्नी लीना ने 8 मई को यहाँ के एक अस्पताल में अपनी नन्ही बेटी का स्वागत किया था। ये वही समय था जब सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया था, जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। ऐसे में परिवार ने सिंदूरी नाम देशभक्ति की भावना और भारतीय सेना के सम्मान में चुना। परिवार की इच्छा है कि उनकी बेटी भी आगे चलकर सेना में अधिकारी बने और देश का नाम रोशन करे। केदारनाथ धाम में भक्तों का आंकड़ा 10 दिनों में ही करीब 2.5 लाख के पास पहुंच गया। यहां औसतन हर रोज 20,000 से ज्यादा भक्त धाम में पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। इस बार भक्तों की सुविधा को देखते हुए टोकन सिस्टम के जरिए दर्शन करवाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह भी है कि भीड़ ज्यादा होने के बावजूद भी उन्हें गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं। भक्त भी बाबा केदार के दर्शन कर बेहद खुश हैं। रात में जब तक यात्रियों की लाइन खत्म नहीं हो रही है तब तक दर्शन जारी रहते हैं। प्रशासन की शुरुआत से यही कोशिश है कि कोई भी भक्त बिना दर्शन के न लौटे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा नेक काम किया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल तेजस्वी ने शेखपुरा जाते वक्त रास्ते में सड़क हादसे के घायलों की मदद की। उन्होंने जैसे इन्हें देखा तो वो तुरंत गाड़ी से उतरे और फिर एक घायल महिला और उनकी बेटी की मदद की। दोनों को अस्पताल पहुंचवाया। साथ ही स्थानीय पार्टी विधायक को उनके इलाज की देखरेख का जिम्मा भी सौंपा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक दूल्हे ने अपनी दुल्हन की विदाई अनोखे तरीके से की, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। सोनू अपनी दुल्हन सोनम को ट्रक से घर लाए। इस दौरान गाना भी चलाया गया था। ये शादी 9 मई को हुई थी। दूल्हे ने बताया कि उनकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो अपनी गाड़ी से अपनी पत्नी को अपने घर लाएंगे। सोनू की इस इच्छा को उनकी पत्नी ने भी तुरंत स्वीकार कर लिया था। सोनू ने हाल ही में ये ट्रक खरीदा है। ऐसे में उन्होंने अपना सपना इस ट्रक पर पूरा किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होगी। और आज की ये खबर हेयर ट्रांसप्लांट से इंजीनियर की मौत से जुड़ी। हेयर ट्रांसप्लांट का बिजनेस इन दिनों खूब फल फूल रहा है। जिन लोगों के बाल गिर चुके होते हैं या फिर जो लोग कम बालों से परेशान होते हैं वो अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट का तरीका आजमाते हैं और वापस बाल पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के दौरान एक इंजीनियर की मौत हो गई। ऐसे में जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान होने वाले खतरों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सिर से झड़ चुके बालों को फिर से उगाने की ललक एक इंजीनियर को इतनी भारी पड़ी कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। दरअसल गंजेपन से परेशान लोग सुंदर और घने बाल पाने के लिए क्लिनिक की ओर रुख करते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेते हैं। हाल ही में यूपी के कानपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि कानपुर में इंजीनियर की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन से मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक कानपुर के पनकी पावर प्लांट में विनीत दुबे असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात थे और उनकी पत्नी जया दुबे होली पर छुट्टी के चलते अपने 2 बच्चों के साथ मायके चली गई थी। इसी बीच वे 13 मार्च को एम्पायर वाराही क्लिनिक में डॉक्टर अनुष्का तिवारी के पास हेयर ट्रांसप्लांट कराने पहुंचे थे। आरोप है कि जैसे ही डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया, विनीत के चेहरे पर सूजन आ गई और तबियत अचानक खराब हो गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें एक नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रीजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां तबियत बिगड़ने की वजह से 15 मार्च को उनकी मौत हो गई। ये हेयर ट्रांसप्लांट किया है इसने अनुष्का तिवारी ने, और इसी ने जान ले ली। और इसको कोई डिग्री उग्री कुछ है ही नहीं इसके पास हेयर ट्रांसप्लांट की, और इसी ने जान ले ली। फर्जी डॉक्टर बनी हुई है। कैसे आप लोग को जानकारी भाई, किस दिन सूचना है, क्या हुआ? होली के दिन सूचना मिली थी। होली की जिस दिन होली थी उसी दिन फ़ोन आया था कि ये एडमिट है वहाँ पे, और फिर हम गए तो इनको देखा कि बहुत हालत ख़राब है। फिर उसी दूसरी रात में इनकी डेथ हो गई। वहाँ एजेंसी शिफ्ट किया था, वहीं डेथ हो गई। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस बाद में आई, सुबह आई, जब डेथ हो गई तब आई। फिर वो लेके हमको अनुराग हॉस्पिटल आई, यहाँ जानकारी की। और उसके बाद एक हॉस्पिटल और है वहाँ पे कल्याणपुर में, कौन सा है, सरोज, वहाँ ले गई, वहाँ भी जानकारी की। अस्पताल चक्कर लगवाते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? चक्कर लगवाते रहे। FIR मेरी 7 तारीख को लिखी गई है। 54-55 दिन बाद? हाँ, 54-55 दिन। आरोपी पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए? अभी कुछ नहीं, कोई नहीं, सब खुले हम घूम गए आरोपी। इंजीनियर की पत्नी का आरोप है कि डॉक्टर ने खुद उन्हें फोन कर बताया था कि विनीत की तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी, जिसके बाद विनीत को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इन्फेक्शन इतना फैल चुका था, लिहाजा विनीत की मौत हो गई। और जब इंजीनियर की पत्नी ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कबूल किया कि हेयर ट्रांसप्लांट सही से नहीं हुआ था। शिकायत करने पर डॉक्टर ने गलती मान ली और कहा कि सही ढंग से हेयर ट्रांसप्लांट न किए जाने से इन्फेक्शन फैल गया। पूरी मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित पत्नी की शिकायत पर हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और पूरी मामले की जांच की जा रही है। ये रावतपुर थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ एक महिला द्वारा इस बात की शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट कराते समय उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें शिकायती प्रार्थना प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच की गई और इसमें रावतपुर पे एक अभियोग बीते 9 तारीख को पंजीकृत किया गया है और इसमें जो भी साइंटिफिक एविडेंस है और अन्य साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट करके विवेचना की जा रही है। विनीत की पत्नी का आरोप है कि डॉक्टर अनुष्का ने शुरुआत में फोन कर सिर्फ चेहरे पर सूजन की बात कही थी, लेकिन जब हालत गंभीर हुई तो उसने क्लिनिक और मोबाइल दोनों बंद कर दिए और गायब हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार वाले पुलिस के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद इंजीनियर की पत्नी ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अपने पति की मौत के मामले में शिकायत दर्ज करवाई और सबूत के तौर पर पति के वीडियो और ऑडियो भी पेश किए। इसके 54 दिन बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत और सबूतों के आधार पर कल्याणपुर थाने में FIR दर्ज की गई। ऐसे में सवाल है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान खतरे की आशंका बनी रहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार ये ट्रीटमेंट किसी को सूट कर जाता है तो किसी में साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं, जैसे ट्रीटमेंट के बाद बाल जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं, सिर पर सूजन आ जाती है, सिर में खुजली होना, संक्रमण का खतरा, अल्सर हो सकता है, अंग प्रभावित हो सकते हैं, सिर से खून निकलता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो वैसे तो काफी सेफ है, लेकिन है एक सर्जिकल प्रोसीजर। इसके दौरान कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा हमेशा रहता है, तो हमें ध्यान देना है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं हमेशा। हेयर ट्रांसप्लांट को हल्के में ना लें, एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान दें कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के दौरान और कराने के बाद इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनका खास ध्यान रखें और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है या कुछ दिक्कत महसूस होती है तो जल्द से जल्द उसको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास दिखाएं। हालांकि काफी सेफ माना जाता है हेयर ट्रांसप्लांट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है इसमें, लेकिन क्योंकि एक सर्जरी है, एक सर्जरी में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो ये रिस्क और बेनिफिट को समझ करके ही हेयर ट्रांसप्लांट का चुनाव करें।
वहीं सवाल ये भी है कि किन बीमारियों से ग्रसित लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। अगर आपको एलर्जी है तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराएं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए खतरनाक है। डायबिटीज और हाई बीपी के मरीज इसे कराने से बचें। हार्ट की बीमारी है तो नहीं कराएं हेयर ट्रांसप्लांट। हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही ट्रीटमेंट कराएं। देखिए, प्रिकॉशन की बात करें तो सबसे पहले तो कि जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं सर्जन, ठीक है? उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इफ ही इज़ क्वालिफाइड और नॉट, वो अच्छे से कर पाएँगे कि नहीं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, स्टरलाइज़ेशन प्रोसेस के बारे में, राइट? उसके बाद मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक बीएमडब्ल्यू होता है जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह हम फेंकते हैं, है ना? उसके बाद सारी चीज़ों को सेग्रीगेट किया गया है कि नहीं गया है, अच्छे से सारी ओटी जो वो बनाई गई है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से है कि नहीं है, राइट? आजकल बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, टेक्नीशियंस ही अपने क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं और उसमें भी आपको पता है कि कोई स्टरलाइजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मान लो, और बिल्कुल सस्ते प्राइस के चक्कर में लोग धड़ल्ले से अपनी सर्जरियाँ वगैरह कराते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से हुई इंजीनियर की मौत चौंकाने वाली है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ सुंदर दिखने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें स्कैल्प की त्वचा से बालों की ग्राफ्टिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर स्वच्छता के मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया तो संक्रमण होना आम बात है। लिहाजा जब ये इन्फेक्शन गंभीर रूप ले लेता है तो ये शरीर के बाकी हिस्सों में फैल सकता है और जानलेवा बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान होने वाले खतरों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर से रंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर किनारे के जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगह मंगलवार से खुलेंगे स्कूल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी फायरिंग से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां सभी परिवारों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान गलत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन हम हकीकत जानते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के अपने आवास पर एक अहम बैठक की। इसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ साथ सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट समेत दूसरी एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी को अलर्ट पर रहने को कहा गया, साथ ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र में काफी लंबी कोस्ट लाइन है, लिहाजा अब भी वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल सोमवार से देश के 32 एयरपोर्ट को खोल दिया गया। इन एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर सुरक्षा के लिहाज से पिछले हफ्ते बंद किया गया था, लेकिन अब चंडीगढ़, श्रीनगर और अमृतसर समेत इन सभी 32 एयरपोर्ट पर कमर्शियल उड़ानें शुरू कर दी गयी। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर में एक भक्त ने सोने की एक खास चीज अर्पित की। इसमें सोने से ओम साईं लिखा गया है। इसकी कीमत 24 लाख रुपए है। बताया गया कि दुबई के एक भक्त ने ट्रस्ट को ये खास चीज भेंट की। इस बोर्ड का वजन 270 ग्राम है। वैशाख पूर्णिमा के मौके पर देश भर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीजफायर के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सीजफायर भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हमारी सेना ने आतंकवादियों के गढ़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो उन्होंने न सिर्फ इन संगठनों के इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि उनके मनोबल को भी बड़ा झटका दिया। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और
सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम जारी है और सरहद पर शांति है, लेकिन भारत पूरी तरह से चौकस है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों सेनाध्यक्षों समेत बड़ी बैठक हुई है और तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने प्रेस ब्रीफ कर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों से लेकर फौजी ठिकानों तक को नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं विपक्ष मांग कर रहा है कि पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर तक के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की जाए। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। पाकिस्तान पर कड़े सैन्य प्रहार और उसके झूठ के पर्दाफाश के बीच सीज फायर के दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सेना को साफ निर्देश है कि पाकिस्तान की ओर से गोली का जवाब गोला से दिया जाए। इसके लिए तीनों सेनाओं को जवाबी एक्शन की छूट दी गई है। अब सीज फायर के बाद इस पर सियासत भी तेज हो रही है। विपक्ष की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग हो रही है, तो वहीं सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। इसके पहले की घटना हम याद करें कि 1971 में इंदिरा जी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई बड़ी शक्ति भारत के हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमारी स्थिति ये है कि ट्रंप पंच बना है और मध्यस्थता तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो घोषणा की गई है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। देखिए, मुझे लगता है कि भारत अपने अंदरूनी मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेगा। कल भी जो सीज फायर हुआ, ठीक है, ट्रंप महोदय ने अपना ट्वीट किया, लेकिन हमारा सीज फायर मध्यस्थता करते हैं बहुत लोग, युद्ध के समय मध्यस्थता करना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान के संबंधित और महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी का फ़ोन आया, तभी हम जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए, जब उनका फ़ोन आया, उनसे बात हुई, तब भारत ने सीज फायर के लिए अपना सहमति दिया। इसलिए मध्यस्थता कोई भी करे, भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है और लेगा। विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के नाम चिट्ठी भी लिखी जा रही है। पहले 10 मई को राहुल गांधी की 4 लाइन की चिट्ठी में 3 मुद्दे रखे गए। राहुल गांधी ने लिखा, पूरा विपक्ष संसद का विशेष सत्र चाहता है, जिसमें पहलगाम के हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा हो, जिसकी पहली घोषणा अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी। इसके दूसरे ही दिन यानी कि 11 मई को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिखा, हमने 28 अप्रैल को ही संसद के विशेष सत्र की मांग की थी। अब लोकसभा में नेता विपक्ष ने भी जो मांग की है, बतौर नेता विपक्ष राज्यसभा हम भी उसका समर्थन करते हैं।
हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाई है, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमारा ये डिमांड है, लेकिन अब वो क्या करते देखेंगे। हमने शुरू दिन से ही कहा है कि भाई जो जवाब देना हो, कार्रवाई करनी हो, उसके साथ पूरा विपक्ष और हम सब लोग खड़े हैं। अब हम सब लोग चाहते हैं, हमने प्रधानमंत्री जी से को ट्वीट भी करके हमने मांग की है कि विशेष सत्र जो है पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और सभी सेना के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, उनकी वीरता को लेकर के हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए। इसके लिए जो है पार्लियामेंट का एक सेशन जो है वो बुलाया जाए। हालांकि अभी सरकार की ओर से संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। बीजेपी का कहना है कि फिलहाल विशेष सत्र की जरूरत नहीं है। देखिए, स्पेशल सेशन अगर होता है तो भी मुझे लगता है अभी तो उसकी आवश्यकता है नहीं। अभी तो जिस प्रकार की पाकिस्तानी गतिविधियां हैं तो स्पेशल सेशन की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो स्पेशल सेशन भी हो जाएगा, उसमें वो भी अपनी बात रखेंगे, दूसरे लोग भी रखेंगे, तो स्पेशल सेशन कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में पूरा देश खड़ा है, लेकिन बीजेपी ने सेना के पराक्रम को मोदी सरकार के प्रण का परिणाम बताया है। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और ये वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा ये जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। भारत पाकिस्तान के उकसावे में नहीं आया, बल्कि धैर्य और संयम से मुंहतोड़ जवाब देकर दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। लेकिन अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने को लेकर बनी सहमति और सैन्य कार्रवाई पर रोक का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की गई, बाजार 4% तक उछला। इस तरह हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 2,975 अंक उछलकर 82,430 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 917 अंकों पर 24,925 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 3,400 रुपए फिसला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 96,550 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 200 रुपए सस्ती हुई। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 99,700 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 22 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 36 पैसे हो गई। 22 मई को टाटा मोटर्स अपनी नई अपडेटेड कार 2025 टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट की कीमतों का खुलासा करेगी। कंपनी अपनी इस कार को पहले ही अनवील कर चुकी है, अब इसे लॉन्च करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 7 लाख रुपए हो सकती है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली पुलिस की एक पहल की। दिल्ली पुलिस ने स्कूल ड्रॉप आउट यानी कि बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूलों से जोड़ने का बीड़ा उठाया है।
दिल्ली पुलिस ने स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए नई दिशा सीखने की राह नाम से एक पहल शुरू की है। दिल्ली पुलिस की इस पहल का मकसद स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस पहल से स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा में शामिल किया जाएगा और उन्हें स्कूल भेजा जाएगा। इस पहल के तहत पुलिसकर्मी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के घर जा रहे हैं और परिवारों से मुलाकात कर स्कूल छोड़ने के कारणों का पता कर रहे हैं। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के घर जाकर पुलिसकर्मी उन्हें अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पहल के जरिए ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को शिक्षा का दूसरा मौका मिले। दिल्ली पुलिस के अधिकारी स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कई तरह की सहायता सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। स्कूल में दाखिले की सुविधा से लेकर भावनात्मक सलाह और सहायता भी पुलिस की ओर से दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस पहल के बाद आर्थिक तंगी, घरेलू मुद्दों या फिर व्यक्तिगत असफलताओं के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले कई छात्र पहले ही स्कूल लौटना शुरू कर चुके हैं। जाहिर है दिल्ली पुलिस की ये पहल वाकई तारीफ के काबिल है और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने में बहुत कारगर साबित हो रही है। इस पहल की सफलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस इसे दूसरे जिलों में भी ले जाने की योजना बना रही है। इस पहल को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे पहले ये नई दिशा नाम से पहल कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा है, इसका नाम इन्होंने नई दिशा ही दी है। और इसमें मतलब जो पुलिस वाले जो है डोर टू डोर जाके मतलब कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कोई ऐसा नहीं है इसमें कि स्लम एरिया में जाएंगे किसी में। अगर जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है तो वो दे विल फाइंड आउट, वो डिस्कवर करेंगे क्यों छोड़ा इन्होंने, क्यों ड्रॉप आउट क्यों किया, क्या इशू था। ये सारी चीज़ जो है ना इसकी बाकायदा लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद उनको एनकरेज करें कि भाई क्या वैल्यू है एजुकेशन की। तो इस तरह से कुछ बदलाव लाने के लिए अगर मैं तो कह रहा हूँ ये कदम उन्होंने आज उठाया है, तो अगर ये आज उठाया है तो इसको देखो बदलाव लाने में से टाइम लगेगा। हो सकता है 5-10 साल लग जाए, 15 साल, लेकिन ये है ना कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी शुरू हुआ है बाद में खटाई में पड़ जाए। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को जो है हम इन एडवांस बधाई देना चाहते हैं, जो उन्होंने जो है नई दिशा नाम से जो है नई पहल करी है। भारत के अंदर ये जो पहल अगर शुरू हुई है तो ये एक नई पहल है और नई पहल की जो है नई किरण का जो सूरज उगेगा ना, वो अपने में अलग ही एक अद्भुत होगा। उससे देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक बहुत सारे बच्चों को जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से जो है कुछ बच्चों ने अगर पढ़ाई शुरू की तो आगे आने पर बीच में हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाए। किसी का कोई और रीज़न हो गया, किसी के पेरेंट्स एक्सपायर कर गए, फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि एक तो पेरेंट्स ना रहना, पेरेंट्स की बदौलत अगर बच्चे पढ़ रहे थे तो वहाँ पे वो बच्चे सफ़रर हो गए जिनके यहाँ कोई भी अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं रहा, कहीं पर भी जो है और कोई घर में इस तरह रहा नहीं कि जो अपने मतलब बच्चों को जो है आगे की दिशाएं दिखाता पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या आगे एजुकेशन के लिए ही दिशा दिखाता। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा है। दिल्ली पुलिस को हार्दिक शुभकामनाएं और ये देश और दुनिया के लिए बहुत अच्छी पहल है। और पहल अगर दिल्ली से हो रही है तो मैं कहता हूँ पूरे देश में होनी चाहिए पहल, क्योंकि वाकई में बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनके पेरेंट्स अगर नहीं पढ़े तो उससे हम लोग क्यों पढ़ें, तो क्या वजह है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे इसरो के सैटेलाइट्स न सिर्फ हमारी विकास यात्रा की गवाह बन रही है बल्कि मददगार भी साबित हो रही है। इसरो के ऐसे 10 सैटेलाइट हैं जो कि 24 घंटे अंतरिक्ष में मंडरा रहे हैं, यानी दुश्मन की नापाक हरकतों पर हमारी नजर केवल जमीन से ही नहीं है बल्कि अंतरिक्ष से भी। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आतंकियों के जिन अड्डों को मिट्टी में मिलाया, वो तस्वीरें हमने दुनिया को इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से दिखाई। 4, 3, 2, 1, 0। देश की सुरक्षा के लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अहम योगदान दे रहा है। देश की सुरक्षा आज न सिर्फ सैनिकों और हथियारों पर निर्भर है बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का भी अहम योगदान है। समंदर से पाकिस्तान के अंदर तक दुश्मन की हर चाल पर इसरो की 10 आंखों की नजर बनी हुई है। मतलब इसरो के 10 उपग्रह
24 घंटे निगरानी करते हुए भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सैटेलाइट तस्वीरों ने सबूत भी दिए हैं कि किस तरह पाकिस्तान पर भारत का कहर बरपा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रविवार 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसरो प्रमुख वी नारायण ने इस बात पर जोर दिया कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उपग्रहों की सेवा की अहम भूमिका रही है। You know, we are having our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area, we have to monitor. And the entire northern part, we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today, I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. दरअसल भारत ने 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस बड़ी कामयाबी को याद रखने के मकसद से ही ये दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता रहा है। इम्फाल के सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस मौके पर आयोजित दीक्षांत समारोह में इसरो चीफ ने सैटेलाइट की अहमियत के बारे में बताया। उन्होंने उपग्रह प्रौद्योगिकी को क्रांतिकारी कदम करार देते हुए बताया कि ये न सिर्फ सीमा की सुरक्षा में मददगार है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री खतरों और दूसरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी उपग्रहों के बिना देश की सुरक्षा मुश्किल है। भारत के पास 10 उपग्रह हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। ये दिन रात यानी 24 घंटे काम करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी का जिम्मा संभालते हैं। मसलन सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हुए सीमा की सुरक्षा करना, समुद्री निगरानी रखते हुए समंदर के रास्ते होने वाले अवैध प्रवेश या तस्करी को रोकना संभव हो पाता है। आपदा प्रबंधन में भी इससे बहुत मदद मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में इससे सहायता मिलती है। उपग्रहों की मदद से सरकार और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे का समय पर पता लगा सकती हैं, जिससे त्वरित गति से कार्रवाई की जा सकती है। ये तकनीक हमें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। इसरो प्रमुख ने उपग्रह और ड्रोन प्रौद्योगिकी को एक दूसरे का पूरक करार दिया। उपग्रह जहां बड़े बड़े क्षेत्रों की निगरानी करते हैं, वहीं ड्रोन छोटे और दुर्गम क्षेत्रों में सटीक जानकारी मुहैया कराते हैं। पहाड़ी या जंगली इलाकों में जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां ड्रोन उपयोगी साबित होते हैं। उपग्रह और ड्रोन मिलकर ऐसी सूचनाएं देते हैं जो त्वरित कार्रवाई के लिए जरूरी है। ये संयोजन भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, बल्कि एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर भी ले जा रहा है। यही वजह है कि इसरो चीफ ने इन तकनीकों के और विस्तार पर जोर दिया है, ताकि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिग्गजों ने कोहली को कहा शुक्रिया। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास के बाद बीसीसीआई और आईसीसी ने उनकी तारीफ की। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत, लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आईसीसी ने भी विराट कोहली की तारीफ की। आईसीसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के महान टेस्ट क्रिकेटरों में एक विराट कोहली ने पारंपरिक प्रारूप से विदाई ली। सफेद जर्सी नहीं पहनेंगे, लेकिन ताज बरकरार रहेगा। वहीं आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कोहली के लिए लिखा कि शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई। साथ ही शाह ने उनकी फिटनेस और अनुशासन को भी सराहा। विराट कोहली के टेस्ट संन्यास पर सचिन तेंदुलकर ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और एक धागे को याद किया जो विराट कोहली ने दिया था। सचिन ने कोहली के लिए लिखा कि आपने मुझे अपने दिवंगत पिता की ओर से एक धागा उपहार में दिया था। ये काफी दिल को छू लेने वाली बात थी। ये धागा 12 साल पहले सचिन के आखिरी टेस्ट के दौरान दिया गया था और उनके मुताबिक ये अब भी उनके पास है। विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास पर कुछ दिग्गजों ने हैरानी भी जताई। हरभजन सिंह ने लिखा कि
वाई रिटायर्ड विराट कोहली यानी क्यों रिटायर हुए। वहीं पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि यकीन नहीं होता कि आप खेल चुके हैं। शास्त्री ने उन्हें आधुनिक समय का दिग्गज खिलाड़ी बताया और कहा कि उन्होंने ऐसी यादें दी है जिसे वो जिंदगी भर संजो कर रखेंगे। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ के पुल बांधे। उन्होंने कोहली को शेर बताया और लिखा कि शेर जैसे जज्बे वाले शख्स, तुम्हें मिस करूंगा चीक्स। वहीं शुभमन गिल ने बताया कि वो जब 13 साल के थे तब उन्होंने विराट को खेलते देखकर ये सोचा था कि आखिर कैसे कोई खिलाड़ी मैदान पर इतना एनर्जी से भरपूर हो सकता है। गिल ने उम्मीद जताई कि आने वाले क्रिकेटर भी कोहली से प्रेरणा लेकर उन्हीं के जैसे एनर्जी लेवल के साथ क्रिकेट खेल पाएंगे।